वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. लोकसभा चुनाव निपट गया, परिणाम आ गए। अब एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही। 9 तारीख को शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार। जब इतनी बात आगे बढ़ गई, तब फिर वो शगुफा दोबारा से क्यों उछला, और इस बार दिल्ली से नहीं, महाराष्ट्र से उछला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश हो रही है। अब इसकी जरूरत क्या थी इस धारणा को प्रचारित करने की? सबसे पहले ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से कही थी। उनकी एक बात तो गलत होने जा रही। उन्होंने कहा था कि इस चुनाव के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और अमित शाह बनेंगे, और दूसरी बात ये कही थी कि योगी हटा दिए जाएंगे चुनाव के बाद। लेकिन आज अचानक से महाराष्ट्र से संजय राउत ने एक नई तान छेड़ दी। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, बोले उन्होंने जो इस्तीफे की पेशकश की है, ये दरअसल योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की साजिश है। क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा लोकसभा चुनाव में, इस नाते फडणवीस ने पेशकश की है कि हम भाई इस्तीफा दे दें सरकार से, संगठन का काम करें। तो राउत कह रहे हैं कि ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि योगी आदित्यनाथ पर भी दबाव बढ़े और उनको भी हटाया जा सके या इस्तीफा मांगा जा सके। और साथ में राउत ये भी कह रहे हैं कि शिवसेना योगी जी के प्रति बहुत आस्था रखती थी और रखती रहेगी, बड़ा सम्मान करती है। अब इस सियासत के पीछे क्या है? ये सियासत है, ये तो समझ में आ रहा, लेकिन सियासत के पीछे क्या है? जब राउत ने ऐसा बोल दिया तो कांग्रेस ने भी सुर में ला दिया। कांग्रेस ने कहा हाँ, लग रहा है ये वही मसला है कि योगी जी को हटाना चाहते हैं। अचानक से कांग्रेस और शिवसेना दोनों योगी जी के प्रति अत्यधिक सम्मान के भाव से भर गई। इसके पीछे खेल क्या है, मसला क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत शर्मनाक पराजय से गुजरना पड़ा है। यूं 33 सीटें किसी भी पार्टी के लिए कम नहीं है लोकसभा की, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी 14 और 63 में इससे बड़ा 63 में 14 और 19 में 62 सीटें पाई थी भाजपा ने। 2014 में 71 सीटें थी। इस नाते 33 सीटें लग रहा है कि भाजपा आधे पर आ गई। इसलिए हाय है, इसलिए उत्तर प्रदेश में तूफान है, तूफान। कल सुना जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ देर उत्तर प्रदेश के मसले पर मंथन करेगा, क्योंकि आज शाम को योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक पहले से यहां हैं। आज भाजपा के अध्यक्ष प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल, वो भी यहां हैं। तो माना जा रहा है कि एक बैठक हो सकती है, संक्षिप्त, लेकिन बड़ी समीक्षा शपथ के बाद केंद्र में। अब एक और भी प्रश्न उठता है कि जो बात यहां यूपी के लिए कही जा रही है लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से जोड़कर, वो बात फिर राजस्थान में क्यों नहीं उठ रही?
प्रदर्शन तो भाजपा का राजस्थान में भी बहुत खराब रहा है। वहां इस्तीफा देने की पेशकश या इस्तीफा मांगे जाने की बात जैसी कोई चीज नहीं उठ रही। क्यों? 2 कसौटियां क्यों? और अगर ऐसा ही करना है तो फिर एक कसौटी ये भी होगी, इसमें बिहार भी लपेटे में आएगा। बिहार के भी दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को फिर बदला जाएगा क्या? क्योंकि बिहार में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये, बार बार ये शोर हवा में क्यों उछलता है, आकाश में क्यों होता है कि योगी को हटाए जाने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। इसके पीछे क्या है? हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर आज इस मसले को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बार बार ये शोर पैदा क्यों होता है, हंगामा होता है क्यों। लोकसभा चुनाव के बीच जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, तब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक बयान उछाला कि चुनाव बाद सीएम योगी हटा दिए जाएंगे, मोदी के बाद शाह पीएम बनाए जाएंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। अब लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सीएम योगी को हटाने वाला दंगल अब दूसरे एपिसोड तक आ पहुंचा है और इस कड़ी में अब शिवसेना वाले संजय राउत ने फडणवीस के बहाने फिर निशाना साध दिया। दरअसल फडणवीस ने महाराष्ट्र की हार के बाद इस्तीफा देने की पेशकश की थी। इसी पर संजय राउत ने कहा कि फडणवीस बहाना, योगी है निशाना और हम योगी के साथ हैं। ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हम सभी हमेशा योगी जी को यानी बाबा जी को प्रणाम करके आए हैं। उनका पार्टी का अगर मामला है तो उनका मामला है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर करते आए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच जब केजरीवाल ने चुनाव के बाद सीएम योगी को हटाने और मोदी के बाद शाह पीएम बनाने का दावा किया था, तब बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने अमित शाह को पीएम बनाने वाले दावे का तो पुरजोर खंडन किया, लेकिन सीएम योगी को हटाने वाले बयान का किसी बड़े नेता ने विरोध नहीं किया। चुनावी मंच से पीएम मोदी ही सीएम योगी की तारीफ करते रहे। अब चुनाव बाद सीएम योगी को हटाने वाले इस शिगुफे पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो गलत चल रहा है, जैसा संजय राउत साहब ने कहा और कल देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की, तो कहीं ना कहीं ये योगी जी के ऊपर नैतिक दबाव तो नहीं, ये योगी जी को या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्लियर भी करना होगा। और जो आंतरिक रूप से द्वंद्व भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, लखनऊ और दिल्ली की जो नहीं बन रही है, मुंबई और दिल्ली की जो नहीं बन रही है, इस पर स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए आखिर सच क्या है। कहीं ना कहीं बड़े नेताओं में आपस की सिर फुटअव्वल तो विजिबल दिखाई दे रही है। सभी लोग अपने अपने खेमे बंदी कर रहे हैं, सभी लोग चुप हैं। ऐसे में श्री संजय राउत जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी विवेचना जरूर होनी चाहिए। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के टारगेट पर सीएम योगी हैं। अब जब लोकसभा के इस रण में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है,
तब फिर ये सवाल शोर कर रहा है। इसीलिए सवाल यही है कि बीजेपी के बड़े चेहरे और बड़े सूबे के सीएम पर इन बयानों के मायने क्या हैं? रत्नाकर सिंह साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। रत्नाकर सिंह जी का स्वागत है। विजय राठी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विजय राठी साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरविंद सिंह जी का बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बात शुरू करते हैं अरविंद सिंह जी आपसे, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाएंगे। जब केजरीवाल ने बात कही थी तो समझ में आता था चुनाव चल रहा है, वोट हो रहा है, ये सब चलेगा, हर वो बात कही जाएगी जिससे किसी को लाभ हो किसी को हानि हो। लेकिन अब तो चुनाव हो गया, अब तो सरकार बनने जा रही, शपथ ग्रहण के कार्ड बट गए। तब ये बात क्यों उठी महाराष्ट्र से कि योगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग? कुछ इसको ऐसे बोल रहे, कुछ लोग इसको और तीखा कर देते कि कुछ साजिश कर रहे हैं कुछ लोग। बार बार ये बात क्यों आ रही? चूंकि अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा, वरना बार बार ये महीनों से ये विषय क्यों चल रहा है? अरविंद सिंह जी, भाजपा का प्रदर्शन राजस्थान में उत्तर प्रदेश से ज्यादा खराब रहा। राजस्थान वाले से तो इस्तीफा नहीं मांग रहा कोई, ना उनकी कोई चर्चा हो रही। बिहार में भी भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो इस्तीफे की कोई बात नहीं चल रही हवा में भी। उत्तर प्रदेश में क्यों? और ये तो प्रदर्शन तो अभी सामने आया, ये तो भर चुनाव चली यही बात, क्यों? अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, संजय राउत जी एक बड़बोले नेता हैं। उनको मीडिया आकर्षण के लिए कुछ न कुछ बोलना आता है और आए दिन वो बोलते रहते हैं। और वो जिनके बयान के आधार पे उन्होंने बोला है, अरविंद केजरीवाल के, खुद अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी क्या है? गुजरात चुनाव के समय उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आधार पर नहीं बोला। उन्होंने कहा देवेंद्र ने जो इस्तीफे की पेशकश की है, हमको ये लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने के लिए रास्ता तलाशा जा रहा है और उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। उन्होंने कहा केजरीवाल का मसला नहीं लाया है वो। देखिए, और क्या बोलेंगे संजय जी मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए? कल तक तो कह रहे थे लोग कि मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनेंगे, जनता ने नकार दिया है। स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस देश में, और बीजेपी ने जो सीटें पाई है, पूरा इंडी गठबंधन मिलाकर उतनी सीटें नहीं है। एनडीए जिसके बैनर तले अरविंद जी बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। ठीक है अरविंद जी, सारी बातें ठीक, बहुत सीटें आई, अच्छी सीटें आई, सरकार भी बन जाएगी। 9 तारीख को शाम को 6 बजे शपथ भी हो जाएगी। एक मिनट कुछ तो चर्चा करेंगे। अरे रुकिए भाई, 9 तारीख को 6 बजे शपथ भी हो जाएगी, सारी बातें हो गई। ठीक, मैं इस बवाल की जड़ खोजने निकला हूं कि दुनिया भर के बड़े बड़े बवाल थम गए, यही बवाल क्यों नहीं थम रहा? इस पे लीपापोती नहीं हो सकती ना, ना इसमें घोर बांटा नहीं हो सकता ना, कहीं कुछ है। राउत कह रहे कि अरविंद केजरीवाल कह रहे कि लल्लू कह रहे कि जगदर कह रहे, इससे भी मतलब मान नहीं। यही इशू बार बार क्यों आता है? देखिए सामान्य जनता तो इस दृष्टि को सोचेगी ना अरविंद जी। देखिए, मैं किसी भी चीज का लेने दीजिए, आप अनुभवी पत्रकार हैं, फिर हम आपको भी सुनेंगे। मेरी जो राय है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जहां नेतृत्व परिवर्तन बहुत सहजता से हो जाता है। वहां पे मंच पे बाप बेटे में धक्का मुक्की की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पर बाप बेटे को बर्खास्त नहीं करता और बेटा बाप को बर्खास्त नहीं करता है। तो आपने देखा होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या गुजरात हो, कितनी सहजता से नेतृत्व परिवर्तन हो गया। और केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़ा नेता भी केंद्रीय नेतृत्व के डिसीजन को, सामूहिक डिसीजन को आदर करता है। ऐसे में बाहर से एक सिगुफा लगाना कि नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ठीक है अरविंद जी, अभी रुकना होगा, दोबारा आएंगे, अभी रुकना होगा। बात इतनी सरल नहीं। बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगा, उससे पहले एक विज्ञापन के लिए अवकाश लूंगा छोटा सा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊँ। लेकिन एक बात छोड़ जाऊं, बात इतनी सरल नहीं और इतनी गोलमोल भी नहीं। मैं अगर कोई विषय लाया हूं तो सोच के लाया हूं कि उसका खंडन मंडन कैसे होगा स्क्रीन पर।
भर चुनाव इस बात का खंडन नहीं हुआ। जब वोटिंग खत्म हो गई तो नड्डा ने इसका खंडन किया, जेपी नड्डा ने। जब वोटिंग खत्म हो गई, भर चुनाव इसका खंडन क्यों नहीं हुआ? जब वोट हो रहा था तब इसका खंडन उसी स्तर से क्यों नहीं हुआ जिस स्तर से यह बात कही गई? आधे घंटे के भीतर, अरविंद केजरीवाल के बोलने के 30 मिनट के भीतर 3 स्तर से खंडन आया। अमित शाह जी का, राजनाथ जी का, नड्डा जी का, कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तीनों ने आधे घंटे में कर दिया खंडन। उसके बाद बात आगे बढ़ी ही नहीं। लेकिन उसी समय जो अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बात कही थी, अरविंद सिंह जी, वो ये कही थी कि योगी हटा दिए जाएंगे। वही 3 ट्वीट में अगर ये लाइन भी जोड़ दी, तीनों जोड़ देते तो बात ही खत्म नहीं हो जाती। आधा खंडन क्यों? पूरे कर देते। जब कर नहीं था तो पूरे कर देते। नहीं तो ये विषय नहीं बनता आगे के लिए। ये एक बड़ा विषय है, इसको समझना पड़ा, मुझे लगता है बहुत जरूरी है। एक छोटा सा अवकाश, विज्ञापन के तुरंत लौट रहे। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? तो वह ये सवाल वही, एक बार जब खंडन करने निकले ही थे तो दोनों बातों का कर देते, झंझट ही खत्म हो जाता। खैर, विजय राठी साहब, सबसे पहले तो भाई आपकी पार्टी ने बहुत बेहतर और बहुत करिश्माई अंदाज में प्रदर्शन किया, उसके लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए बधाई। मेरा प्रश्न, हम तो तरस रहे थे आपके मुंह से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस मामले में बिल्कुल एक ही लाइन पकड़ के चलता हूं। मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं, ना भाजपा से, ना सपा से, ना बसपा से, ना कांग्रेस से, ना लोकदल से। मैं हमेशा कहता रहा कि एक चुनाव अखिलेश यादव को, एक मिनट विजय, एक मिनट भाई, मैं हमेशा कहता रहा एक चुनाव अखिलेश जी को अपने कंधों पर जिताना होगा। और जब उन्होंने जिता दिया तो मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि अब अखिलेश यादव नेताजी हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। लेकिन जब तक जिताएंगे नहीं तब तक कैसे कह देता? जिता दिया। खैर, आज की बहस पर चलते हैं। ये बात फिर शुरू हो गई कि योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, और ये बात आपके इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रही है, महाराष्ट्र से। इसके पीछे का मंतव्य क्या है विजय जी? देखिए, मैं बताऊं अमिताभ जी, ये अभी की बात नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, 2022 में देखें तो 2022 में आप देखिए जब चुनाव आने वाले थे, चुनाव आने से भी पहले मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी की पसंद केशव प्रसाद मौर्य थे। केशव प्रसाद मौर्य जी जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब योगी जी और इनकी बातचीत नहीं थी। काफी समय कोई काम ही नहीं हुआ उस डिपार्टमेंट में। उसके बाद क्या हुआ, जब केशव प्रसाद मौर्य जी के लड़के की शादी हुई तब योगी जी के उनके घर गए चुनाव के समय पे। तो पहले से इन लोगों में मन मुटाव था। जब अरविंद शर्मा जी को दिल्ली से यहाँ भेजा गया तब भी इसमें काफी गड़बड़ हुई, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली भागे। तो कयास तो उसी समय लग रहा था कि 2022 में ही ये इनको हटाने वाले हैं।
लेकिन बात बढ़ती गई, बात आगे चलती चली गई। ये दो इंजन जिनकी ये बात करते हैं कि डबल इंजन है, डबल इंजन चल नहीं रहे थे, दोनों शुरू से ही आपस में टकरा रहे थे। अब टकराते टकराते हाल ये हो गया कि जो रिजल्ट इनका निकला, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जितना अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया है, अब उसका ठीकरा किसी के सिर तो फोड़ना ही है। अब दूसरी बात यह है कि ये इनका अपना अंदरूनी मामला है। हम लोगों को सही मायने में तो यह कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग जो अपनी नीति पे हैं, गरीब आदिवासी पिछड़ा जिसके लिए काम करना और युवाओं को रोजगार, हम उस पे काम कर रहे हैं। विजय राठी जी, विजय राठी जी, एक मिनट रुको, एक मिनट। इतना मामला सीधा नहीं है विजय राठी, इतना मामला सीधा नहीं कि हम लोगों को लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल आप ही के परिवार में, उनका पूरा लेना देना अपनी पार्टी में क्या हो रहा है इसका उनको इल्म नहीं है, लेकिन इस बात की पूरा इल्म है कि योगी जी के साथ क्या होने वाला है। संजय राउत आप ही के गठबंधन के, आप ही के घर के, जो दिख रहा उसको उनको भी अपनी उद्धव ठाकरे की चिंता नहीं, उनको योगी आदित्यनाथ की चिंता है। उनकी पार्टी है, वो जाने उसको। अरे अब तो रिश्तेदारी है भैया, कैसे छोड़ देंगे। नहीं, मैं अमिताभ जी ये बोल रहा हूं आपसे कि जो सामने दिख रहा है उसको तो बोलेंगे ही, लेकिन किसको ये हटाएंगे, किसको बैठाएंगे और किस पर क्या करना है, इसको वो इनका अपना मामला है, वो ये करे। हमने जो अपना नीति निर्धारण किया है हम उसके हिसाब से चलेंगे। जी ठीक बात। रत्नाकर सिंह जी, बार बार ये खबर क्यों, कौन बोला, कहां बोला, ये बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन बार बार ये मुद्दा तो जीवित हो रहा है, जागृत हो रहा है नहीं। और जब नेता बोलते हैं सार्वजनिक मंचों पर तो फिर ये नीचे गांव तक जाता है मुद्दा। मेरा प्रश्न ये कि जब एक व्यक्ति ने आरोप लगाए दो एक ही समय पर, आधे का खंडन हुआ, आधे को छोड़ दिया गया, क्यों? उसी वक्त खंडन हो जाता तो शायद संजय राउत आज बोलने की स्थिति में नहीं होते। रत्नाकर जी। अमिताभ जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो फडणवीस जी के इस्तीफे को योगी आदित्यनाथ जी से जोड़कर और जो यह किंवदंती मैं कहूंगा बनाई जा रही है, ये बिल्कुल सच नहीं है। कारण उसका यही है कि जब भी फडणवीस जी ने पहले भी अपनी मंशा जाहिर की थी और इस चुनाव के बाद भी उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसमें स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा है, क्योंकि फडणवीस जी का जो है कार्य क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र का है और पूरी जिम्मेदारी उनकी रहती है और वो संगठनात्मक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं और हर एक सीट पे जो है वह लड़ाई लड़ते हैं और कैंडिडेट के साथ रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा कि मैं चूंकि जो वहां पे विधानसभा का चुनाव है उस पे मैं फोकस करना चाहता हूं और उसमें संगठन में मैं काम करना चाहता हूं और अपने उम्मीदवारों को सूद समेत, ये शब्द याद रखिएगा, सूद समेत मैं जो है ये लोकसभा का जो परिणाम हुआ उसमें सूद समेत मैं परिणाम जो है दिखाऊंगा, इतना अच्छा परिणाम लेके आऊंगा। उन्होंने स्पष्ट अपनी मंशा जाहिर कर दी है। आ जाता हूं मैं स्पष्टीकरण पे। तो देखिए, ये इन्होंने जो कहा था योगी जी के बारे में, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, जेपी नड्डा जी ने बहुत स्पष्ट तौर से उसका ना रत्नाकर, एक मिनट मैं इस बात को खंडित कर चुका। एक मिनट ना अभी ना एक मिनट रुकिए, मैं ये बात बोल चुका, उसको काय को ला रहे दोबारा। मैंने कहा नड्डा जी ने खंडन किया जब देश भर में पोलिंग बंद हो गई, यही तो मैं कह रहा हूं। अमिताभ जी देखिए जी, जब प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का आलंछन लगाया जाता है, उम्र के बारे में जब कहा जाता है, उसको बड़ी संजीदगी के साथ पूरी देश की जनता देखती है। लेकिन अगर कोई भी अगर उसी के साथ में कोई ऐसा वक्तव्य दिया जाता है जिसका कोई भारीपन या कोई औचित्य नहीं रहता है तो उस पर खंडन देना उस समय बहुत नड्डा जी को बाद में लगा कि इससे भी खंडन करना चाहिए, उन्होंने किया। और मैं तीसरी चीज एक बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ जी। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन वाली पार्टी है और संगठन में समिति निर्णय करता है कि कौन उस पद पे जो है वो बना रहेगा, कौन उस पद पे दूसरा व्यक्ति योग्य है तो वो बना रहेगा। ये हमारी समिति निर्णय करती है। ये कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है कि गांधी परिवार ने निर्णय लिया भैया कि जो है गहलोत जी मुख्यमंत्री रहेंगे या पायलट जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो सर्वमान्य रहेगा, सबको उसको मानना पड़ेगा। इस तरह की बात नहीं है। और जो भी जिन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है, संजय राउत ने दिया है,
या फिर केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दिया, दोनों नेताओं का अभी आपने सुना ना, अरविंद सिंह जी ने क्या कहा कि क्रेडिबिलिटी इनकी जीरो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर झूठ फैलाया जा रहा है, अब रुक जाओ। सैयद मोहम्मद तकी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तकी साहब का बहुत स्वागत है। लेकिन फिर मैं एक बात कह के जाऊंगा, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। अरविंद जी ने भी कहा, रत्नाकर जी ने भी कहा, सिरमा थे। तो जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी उनकी बात का 3 लोगों ने आधे घंटे के भीतर खंडन क्यों किया? शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी। जब क्रेडिबिलिटी नहीं थी तो चूल्हे में जाने देते, बोलते रहते केजरीवाल। काय को खंडन किया? नहीं, क्यों खंडन किया? डॉक्टर ने बताया था। मेरा सिर्फ मासूम सवाल, जब खंडन किया तो आधा क्यों किया, पूरा क्यों नहीं कर दिया? टाइप तो उतना ही करना था। यही टाइप करते थे केजरीवाल के दोनों आरोप असत्य हैं, हम इसका खंडन, बात खत्म हो जाती। यही तो मसला है। और बाकी रत्नाकर भाई, देश में कौन सी पार्टी किस ढंग से चलती है, उसका आधार क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, फैसले कौन करता है, ये देखने का थोड़ा बहुत मुझे तजुर्बा है। ज़्यादा नहीं, लेकिन 35 साल का तजुर्बा है। कौन सी पार्टी कैसे चलती है, कौन लोग फैसला लेते हैं, कहाँ क्या होता है, इसलिए थोड़ा बहुत तो समझ है ही। तकी साहब, आपके नेता ने ऐसा ये शिगुफा छोड़ा, वो तो तिहाड़ वापस चले गए, शिगुफा पहुंच गया महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से वापस आ रहा है, बोले जी योगी जी को हटाने की साजिश हो रही है। तकी साहब, मुझे लगता है अगर बीजेपी की हार की किसी की जिम्मेदारी है तो सीधे तौर पर अमित शाह जी की है और नरेंद्र मोदी जी की है। और चुप्पे चुप्पे ये बात जुड़ गई है, अगर किसी को इस्तीफा देना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अमित शाह को टिकट तो उत्तर प्रदेश में सारे अमित शाह जी ने बांटे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने बांटे हैं, और काम अपने मनपसंद के लोगों को टिकट दिया है, तो जिम्मेदारी सीधे तौर पर अमित शाह की बनती है। योगी जी को फंसा रहे हैं, योगी जो बेचारे अपना काम कर रहे थे, तो योगी जी को बलि का बकरा बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश नहीं चलेगी, क्योंकि बीजेपी समझ गई है कि अब जो है नरेंद्र मोदी जी के अंदर वो चाम नहीं रहा जो साफ साफ दिखाई दिया। जो 400 से पार होने वाले थे वो 300 भी पार ना कर पाए, और जो 370 अकेले लेके आ रहे थे तो वो 240 और 45 46 वहीं पे अटक गए आके। तो बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, अल्पमत सरकार है और सेकेंड हैंड सरकार है इस तरह की। तो अब तो देखिएगा तेवर भी बदल गए हैं, बदले बदले सरकार नजर आते हैं। अब तो चीजें बदल रही हैं, अब सीए पे भी ढीले तेवर पड़ गए हैं, और नीतीश कुमार जी ने और लोगों ने जिन्होंने इनको सहयोग दिया है वो सब अपने अपनी डिमांड सामने रखने धीरे आ रही है सामने चीजें। तो अब तो मजा चखेंगे वो मिलीजुली सरकार चलाने का। 10 साल बीजेपी कुछ कर नहीं पाई, जो वादे किए थे सारे खोखले साबित हुए, उसी की जनता ने इनको कीमत जवाब दिया है। राम जी को लेके आ रहे थे, अयोध्या में हार गए, कन्नौज में हार गए, कई जगह हार गए, यूपी में क्या बुरा हाल हुआ देखा। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और आरएसएस में भी चुपके चुपके ये बात उठ रही है कि इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए, तो अमित शाह जी को नरेंद्र मोदी को चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी को जो है इस्तीफा देना चाहिए, वो प्रधानमंत्री पद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत की सरकार तो रही है, मजा भी नहीं रहा वो। ठीक है तकी साहब, रुकना होगा। मैं तो हैरान हूं, आम आदमी पार्टी के पास ये जानकारी भी रहती कि आरएसएस में क्या बात चल रही, बताओ। आरएसएस वालों को जानकारी नहीं हो पाती कि आरएसएस में क्या हो रहा। अरविंद जी भी जानते हैं और रत्नाकर भी जानते होंगे क्या, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसकी जानकारी हो रही। खैर, राजनीति है, अद्भुत है। अरविंद जी, एक बेसिक सवाल उठ रहा है कि सरकार तो बन गई, ठीक, किसी ने कहा बीजेपी इन ऑफिस बट नॉट इन पावर। जो 10 साल का फ्रेगनेंस है, 10 साल की जो सुगंध है ना, अरोमा, वो क्या है जिसके पीछे इतना देश ने समर्थन दिया? वो जितने विषय हैं, कहिए तो मैं गिना दूं, वरना आपको खुद ही याद है, वो सारे विषय इस सरकार में चलना मुश्किल हो जाएंगे। कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसा अपने उनके फाटत अंग। हमने वाजपेयी जी की सरकार चलते देखी है, यही नायडू, चंद्रबाबू और यही नीतीश थे उसमें, तब जौहर साहब भी थे। तो अब एनआरसी, एक मिनट, अब एनआरसी नहीं हो सकती।
अब हम ये भी मुश्किल हो जाएगा कि बाबू को इस बात के लिए आप कंपेल कर पाओ कि आप 4% मुसलमानों का आरक्षण नहीं दें। चंद्रबाबू का कमिटमेंट है, उनका मैनिफेस्टो में था। डिलिमिटेशन पर उनका अपना नाराजगी है कि दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर चंद्रबाबू की नाराजगी है, नीतीश का ओके है नहीं। तो अब लेकिन ये भी बात चल रही देश में अरविंद जी कि सुगंध चली जाएगी, फूल रह जाएगा, ऐसी स्थिति। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, बेहतर होता कि मेरे से पूछने के जगह पे आप खुद समझाते, क्योंकि आपके इतना अनुभवी पत्रकार और इन सारे मामलों का गवाह रहा हुआ अटल जी के जमाने से आज तक, तो हम लोगों का भी ज्ञान वर्धन होता। लेकिन चूंकि आपने मेरे से पूछा है तो मेरी जितनी समझ है मैं जवाब देता हूँ। आपको ध्यान होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट बन रही थी तो सब लोगों ने कहा ये भानुमति का पिटारा है, ये चलने वाला नहीं है। लेकिन अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक 6 वर्षों तक इतने सारे दलों को एक साथ लेके सरकार चलाई कि लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को साथ लेकर चल सकती है और बेहतरीन सरकार चला सकती है। और आज भी अटल जी के नीतियों की प्रशंसा सब करते हैं मुक्त कंठ से, विपक्ष भी करता है, आप भी करते हैं और हम भी करते हैं। इसलिए आज क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है कि ये विरोधाभासों की सरकार है, चलेगी नहीं। ये तो भविष्य के गर्त में है। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये बात आपकी सही है कि जब कई लोगों को मिलकर सरकार बनती है तो सबके इच्छाओं को एक पास रख के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है और उस हिसाब से सरकार चलती है। और मुझे लगता है ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उसी तरह से ये सरकार चलेगी अमिताभ जी। और मैं तकी भाई को एक बात कहूंगा, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बात का मंथन हो रहा है कि हार का ठिकरा किस पे बोले। आप बताइए, हम भी दिल्ली में रहते हैं, ये भी दिल्ली में रहते हैं, जहां 7 की 7 सीटें डूब गई हो, वो दूसरे की हार देख रहा हो। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने आप को ठीक करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन है वो निराशाजनक नहीं है। हाँ, इसका पहले का प्रदर्शन इतना बड़ा था कि उससे तुलना हो रही है और उसके तुलना में कहा जा रहा है कि प्रदर्शन उस अनुरूप नहीं है। तो तकी साहब ये कहना ठीक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है। बहुत बड़ा वोट बैंक मिला है और जो पराजय हुआ है, अमिताभ जी जानते हैं, सीटों जो मत संख्या का अंतर है बहुत जगह पे बहुत कम है, छोटा है। तो ये कहना आपके लिए ठीक नहीं है कि पराजित हुई है। हाँ, अपेक्षाओं के अनुरूप आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। 10 मुद्दे ऐसे हैं इस 10 साल में, वाजपेयी जी से तुलना मत करिए। वो युग अलग था, ये युग अलग है। जिसने मोदी जी को मोदी जी बनाया, 10 मुद्दे हैं। वो 10 मुद्दे वाजपेयी जी के साथ तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था। वाजपेयी जी का तो मामला ही बिल्कुल दूसरा था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वो कहां खूंटा गाड़ के खड़े होते थे ना, वो कहते थे ये भी सही वो भी सही। लेकिन अब तो आप एक देश एक चुनाव, परिसीमन, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूसीसी, एनआरसी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, माई का लाल कोई रोक नहीं सकता। नहीं, काशी मथुरा का प्रश्न भी है। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा फूल तो है, उसकी गंध मुश्किल हो जाएगी। ये प्राण तत्व अभी भाजपा का क्या है? अटल जी की विरासत तो प्राण तत्व नहीं है। प्राण तत्व तो ये है ना, जो चीजें मैंने गिनाई। अरविंद जी, मैं इसमें बोलूं क्या? नहीं बोलिए, नहीं मैं आपको बता रहा, कहीं भी जाके जनता के बीच में पूछ लीजिएगा जाके कि इस वक्त की भाजपा के प्राण तत्व ये 10 मुद्दे हैं कि नहीं है। बाकी बिजली पानी सड़क तो हर सरकार में बनती है और कुछ ना कुछ अधिकारी बनाते ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं। मुझे 30 सेकंड ना, अभी राठी साहब जी, नई सरकार को अपने पुराने मुद्दे छोड़ने पड़ेंगे कुछ, आपको ऐसा लग रहा है?
नहीं देखिए, और अगर ऐसा होगा तो 27 में लोग विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है फिर इसको? अमिताभ जी, हम एक चीज कहना चाहते हैं, वो कौन से मुद्दे पकड़ेंगे और कौन से छोड़ेंगे वो उनका विवेक है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें किस चीज पे काम करना है ये हमने तय कर लिया। हमें संविधान पे, आरक्षण पे, जो युवाओं की बेरोजगारी है उसको उठाना है, जो किसानों को दाम नहीं मिले उसको उठाना है, जो किसानों की ट्यूबवेल पे मीटर लग रहे हैं उनको उठाना है, जो बिजली बिल माफी का इन्होंने कहा था योगी जी ने, लेकिन अब उसमें कंपलसरी कर दिया, बिजली बिल उसी का माफ होगा जो मीटर लगवाएगा, नहीं तो उसको जितना बिल है उस पे ब्याज भी देना पड़ेगा। हमें उस पे काम करना है, जो जमीनी मुद्दे हैं हमें उस पे काम करना है। बाकी भारतीय जनता पार्टी कौन सा मुद्दा उठाएगी और कौन सा छेड़ेगी या कौन सा छोड़ोगी या किसको लेकर के चलेगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किस चीज को समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। आप पेपर के नाम पे पैसा लो, उस पैसे को डकार जाओ, वो सब नहीं चलेगा। अत्याचार नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, सबको न्याय मिलना चाहिए, पेपर होने चाहिए, भर्ती होनी चाहिए, महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान है, किसान की जो फसल बर्बाद है, आज भी मैं आपको बता दूं, गन्ना किसानों का आज भी पेमेंट उन्हें नहीं मिला है, आज भी वो परेशान है जितनी ये बात करते हैं। और एक और नई चीज, 2 सेकंड बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बड़ा ये हल्ला मचाते थे कि पश्चिम में ही आप लोगों ने देख लिया कि पश्चिम में भी समाजवादी पार्टी को भरपूर प्यार मिला है, और जिस सीट को इन्होंने बवाल बनाया था सब लोगों ने, उसी सीट पे समाजवादी पार्टी जीती है। तो आज के बाद एक तरीके से वो चीज जो कलंक ये लगाते थे समाजवादी पार्टी के उस पर कि मुजफ्फरनगर दंगा और वो भी शायद अमिताभ जी धुल चुका है। वहीं की जनता ने भरपूर प्यार दिया समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है, गरीबों के, अल्पसंख्यक, दलितों के, पिछड़ों के साथ है, और ईमानदारी से युवाओं की राजनीति करेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी क्या झूठ बोलती है, झूठी पार्टी है दुनिया की, ठीक है, झूठी, उसका हमें लेना देना नहीं। अभी रुक जाइए रत्नाकर जी। भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी लीडरशिप को, और आपको क्या लगता है क्या कारण रहा? क्योंकि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं कि मतलब इस काले को सफेद कह दूं, ये मेरे लिए कभी संभव नहीं रहा। परिणाम बहुत खराब है भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में, क्या इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 16 मंत्री ऐसे हैं राज्य के, 16 लिख लो कागज पे, जिनके यहां सीट हार गए पार्टी, लाल बत्ती लिए घूम रहे सब। कई मंत्री ऐसे हैं जिनके यहां का बूथ भाजपा हार गई। चीजें इतनी सरल हैं क्या रत्नाकर जी, कि जिनको हम वोट परसेंटेज या किसी और चुनावी तकनीक के सहारे राइट ऑफ कर दे, कोई हल्का सा पर्दा लाके डाल दे, बोले नहीं सब ठीक है। और अगर ऐसा है तो फिर क्या एक बड़ी सर्जरी नहीं होनी चाहिए रत्नाकर जी? देखिए अमिताभ जी, आपने जो उत्तर प्रदेश का जो मुद्दा उठाया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें जो 30 से 35 सीटें जो कम हुई है वो चिंता का बहुत विषय है, और वो सीटें घटने के बहुत सारे कारण हैं और उसकी समीक्षा भी की जाएगी। जैसा कि आपने खुद ही अभी कहा कि योगी जी दिल्ली जा रहे हैं, एक बैठक होगी और निश्चित रूप से इस पे समीक्षा भी की जाएगी। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, और बहुत सारे लोगों से मेरी चर्चा भी हुई है उत्तर प्रदेश में, और मैं अभी उत्तर प्रदेश वाराणसी में ही हूँ, बहुत सारे लोगों ने चीजें बताई है, मैं उनका अनुभव अपने माध्यम से शेयर कर रहा हूँ कि देखिए उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हम लोगों ने सीटों के ऊपर जो चयन किया था, कैंडिडेट का चयन किया था, उस चयन में हमें और ज्यादा जमीनी जो कार्यकर्ता हैं उनसे परामर्श और विचार लेकर के चयन करना चाहिए था। पहला सबसे बड़ा कारण मुझे ये दिख रहा है। दूसरा ये जो है हमारा कारण ये था कि हम जो मोदी जी और योगी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे और हम पूरी तरह से आत्मविश्वास में थे, और इसको एक थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा देते हैं आत्मविश्वास को तो वो अति आत्मविश्वास हो जाता है। कहीं ना कहीं हम अति आत्मविश्वास में थे कि मोदी जी और योगी जी के नाम पे हम 70+ सीट तो कम से कम हासिल कर ही लेंगे, और हमारे कार्यकर्ता जो है या हमारे कोर वोटर जो है वो भी घर में बैठे थे, और धूप इतनी थी कि सोच रहे थे कि हमारे ये वो एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 400 पार तो हो ही जाएगा इस बार। तो ये उदासीनता जो एक थोड़ी सी हमारे वोटरों में दिखी, जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाए, वो भी एक कारण था। लेकिन ये खुश ना हो समाजवादी पार्टी के लोग,
क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक था और हम इस जो भी कमियां रह गई है उसको पूरी तरह से दूर करके और 2027 में जो है इससे बड़ा मैंडेट लाकर हम दिखाएंगे। और दूसरी बात मैं कर लूं अमिताभ जी, मैं करना चाहता हूं साउथ की। अभी ये बहुत खुश हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कम हो गई, कम हो गई। चर्चा 3 दिन कर चुके साउथ वाली, साउथ पर उड़ीसा पे कर चुके चर्चा, उसका रिपीटेशन हो जाएगा। अभी नहीं कर चुके ये तो इसी के संदर्भ में मैं योगी जी मोदी जी का करिश्मा कम हो चुका है। ना देखिए कैसे कम हो गया भैया, बताओ तो। बात भाई साउथ वाली, आप ही लोग कहते थे कि साउथ में साफ और उत्तर में हाफ का जो मैजिक है वो खत्म हो गया। ये बताइए और जनता ने वोट नहीं दिया, हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं, साउथ में भी हमारी सीटें बढ़ी है, कहीं ना कहीं हमारी सीटें बढ़ी है ना। आप मोदी और योगी जी का मैजिक खत्म हो गया, साउथ में हम साफ हो जाएंगे, वो दावे कहाँ गए? हमारे तो उड़ीसा में हमने सरकार बना लिया वहां पे। मोदी जी योगी जी का मैजिक खत्म हो गया यूपी में। रत्नाकर जी, मोदी जी और योगी जी का मैजिक खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। आप बता रहे हैं सब लोगों को उनके नाम पे वोट नहीं मिला और जनता नहीं निकली, जनता भी इसकी गुनाहगार है, आपको वोट नहीं दिया। मतलब टारगेट आपका मोदी जी, योगी जी और जनता। सही बोल रहे हैं मोदी जी और योगी जी में वो बात नहीं रही, मोदी जी और योगी जी में वो बात नहीं रही ना। अब अरे आपके हिसाब से सुन लीजिए दोनों लोग रुकिए। एक अलग मिजाज का प्रश्न मुझे तकी साहब से लेना है। तकी साहब, अरविंद जी ने कहा था कि भाई अगर हमें जेल से बाहर देखना चाहते हो तो हमारे आदमी सब जिता देना सातों दिल्ली में। क्या दिल्ली ने सातों हरा दिए? क्या ये लोग अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं देखना चाहती दिल्ली की जनता? इसका अर्थ ये निकाले नहीं? अगर ये है तो फिर ये तो मामला गड़बड़ है। भाई केजरीवाल जी ने कहा था कि भाई अगर आप हमें वोट दोगे, हमारा आदमी जिता दोगे तो मैं तिहाड़ नहीं जाऊंगा, और नहीं जिताओगे तो राम जाने फिर तो जाने ही है। जनता ने सुनने के बाद भी टकाटक कर दिया। अमिताभ जी, मोदी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही भैया। अमिताभ जी, मोदी जी कह रहे थे एक भैंस ले जाएगा कोई इलेक्शन के बाद मोदी जी की एक भैंस पानी में चली गई। अब वो भैंस कहाँ की थी ये आप सुन लीजिए कि वह मेठी की भैंस में पानी में गई है, भैंस की कहाँ गई ये तो उसका आप खुद ही अंदाजा लगा लिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की बात जो आपने कही, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी लेकिन सिर्फ दिल्ली कॉन्टेस्ट में नहीं कही थी, वो इंडिया टीम के बारे में कही थी, पूरी इंडिया टीम को जिताने की बात कही थी। और जो मेहनत अरविंद केजरीवाल ने की वो सबके सामने है। और हमारा लक्ष्य था कि हम भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटों को कम कर पाए। जीते नहीं हो कह दो हम वहां जाके। तो पंजाब, हम तो एक सीट थी, 3 हो गए। पंजाब में हमारी तो एक ही सीट थी भाई, MP 1 खेले थे, 3 हो गए हमारे। तो हमारा कुछ गया नहीं, हमें तो आया। दूसरी बात, दिल्ली में हमारा वोट प्रतिशत, आप वोटिंग देखिए इतने जबरदस्त वोट मिले हैं। हम कहीं 88,000 वोट से, कहीं 1 लाख वोट से, कोई बहुत बंपर वोटिंग कहीं नहीं हुई। जैसे 4-5 लाख वोट से हार जाते हैं तो हमें भी अच्छे खासे वोट 5-6 लाख 4 लाख वोट भी मिले दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेंस वहां है। और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी कोई सीट नहीं थी, कोई सीट नहीं है। लेकिन पंजाब में हमारी 3 सीटें बढ़ी, हम 1 थे 3 हो गए। तो हमारा तो वोट प्रतिशत, हमारे तो सीटें बढ़ी है लगातार, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 10 साल में हमने इतना काम किया। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कि वोट प्रतिशत समझ पाऊं, वो बड़े ज्ञान की। मैं तो मोटी बात जानता हूं, केजरीवाल जी ने भावुक अपील की थी कि आपका बेटा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा जेल ना जाए तो हमें वोट देना। टकाटक। जनता ने सुना, कान से इस कान सुना, उससे निकाल दिया। ये मैं सिर्फ निवेदन कर रहा था, बाकी तो ठीक है। अमिताभ जी, अभी तो बहुत वक्त है, सरकार कब तक चलेगी, कब गिरेगी, कब करवट बदलेगी, अभी तो आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अब वो वाली बात रही नहीं हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी है जो सरकार चला पाए ना नरेंद्र मोदी जी के वो तेवर रहेंगे। अब तो आप देखिए आगे के क्या होता है। अभी तो दाइश का घबराता है क्या, आगे देख कभी होता है क्या। ठीक है अरविंद जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये जो आंकड़े होते हैं ना, इतने % वोट, ये सब ये गूगल के लिए होते हैं क्या? जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। वो समझती है कि रामलाल जीते और श्यामलाल हारे, बस। ठीक, जो पराजित होता है वो आंकड़े के तबियाले के साथ चलता है। बोले यहां से स्विंग हुआ, वहां से इन स्विंग हुआ, वहां से आउट स्विंग हुआ, ये दुनिया की सेफोलॉजी। इसमें क्या रखा, कोई रखा है नहीं ना। ये पार्टी के लोग जो पेड है वो लोग देखें, इसकी गणना करें क्या, और चार्ट बना के दें एक्सेल पे।
हमें आपको इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? जीते कि हारे मूल बातें। मैं एक प्रश्न देख रहा हूं, जब जैसे रत्नाकर भाई भी कह रहे थे कि हम अभी भी बनारस में ही हैं। बनारस में जितने लोग थे संघ परिवार के, मैं परिवार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें 3600 संगठन आ गए, और उससे और 2-4 ज्यादा हो, अब बढ़ गए हो तो 40 समझ लीजिएगा। जितने 1000 आदमी वहां कैंप कर रहा था, अगर 100 वोट हर आदमी ने बढ़ाए होते, डलवाए होते वहां, नहीं तो 19 से बड़े मार्जिन से जीत नहीं हो जाती। मैं समझ नहीं पा रहा सब लोग वहां क्या कर रहे थे। मतलब चिंतन मनन, बनारस अध्यात्म की भी नगरी है, ऐसा तो नहीं कहीं चिंतन में चले गए हो, बाबा का प्रसाद लिया सुबह और उसके बाद चिंतन में चले गए। रत्नाकर में आएंगे अमिताभ जी, आप समझ जरूर रहे हैं, बता नहीं रहे हम लोगों को, क्योंकि आपसे अच्छा कोई समझ नहीं रहा है, ना कोई विश्लेषण कर सकता है। मैं एक तो विजय राठी जी की तारीफ करना चाहूंगा। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं। हमें फोकस करना है उन मुद्दों पे जिन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच गए हैं। हमारी अक्सर तकरार होती है, लेकिन मैं बड़े मन से प्रशंसा करता हूं। सारी राजनीतिक पार्टियों को पहले अपने पे फोकस करना चाहिए और बाद में दूसरे की आलोचना करना चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली में 7 की 7 सीट हार जाए। अब आप सोचिए, आम आदमी पार्टी का जासूसी का सिस्टम सोचिए, वो करे हमको आरएसएस के अंदर की मीटिंग की भी खबर है, और दिल्ली में 30-35 सीटें लाने वाले भारतीय जनता पार्टी को आप कहें पराजित हो गई है, और देश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कहें कि जनता ने ठुकरा दिया है, और एनडीए जिसको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सीटें मिली है सरकार बनाने के लिए, उसको आप कहें कि जनता ने ठुकरा दिया है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आ रही थी, इतनी सीटें हारने के बाद भी ना कहा जाए हारा जाए तो क्या उनकी बात पूरी हो जाए। तकी साहब, अरविंद जी की बात पूरी हो जाए। तकी साहब, आपका समय आएगा तो बोल लीजिएगा, मैं अपना विचार रख रहा हूँ जी। तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले आप शून्य पे आउट हो गए, और जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसको आप कहें पराजित हो गया, तो ये तर्क संगत नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूंगा अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में जब मोदी जी 2014 में जब आए थे प्रधानमंत्री कैंडिडेट के नाते, तो 12-13 सीटें होती थी, आपको भी पता है। हम लोग भी आकलन करते थे कि अधिक से अधिक बीजेपी कितनी पालेगी, 12 की 24 हो जाएगी, और आ जाए तो 36 हो जाएगी, लेकिन 70-74 सीटें मिली। इसलिए किसी को इतराना नहीं चाहिए, बीजेपी को भी बाउंस बैक करना आता है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मंथन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कारण क्या है जिसके नाते सीटें घटी है, और जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। इस समय इतना ही कहूंगा। रत्नाकर जी, बाकी तो आप बनारस में जवाब देंगे ही, क्योंकि बनारस का आप बनारस में ही हैं, तो मैंने बनारस का उल्लेख कर दिया। एक छोटा सा सवाल भी मेरा है, योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे, दिल्ली और लखनऊ के बीच में लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ को अस्थिर किया जा रहा है। इस ढंग के प्रचार ने वोटिंग के दौरान क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत की संभावनाओं को कम किया या नहीं? कैटेगरिकल सवाल, वैसे ही उत्तर चाहिए। बाकी बनारस पे मैंने कहा जितने 1000 लोग वहां थे, प्रज्ञा भारती से लेके और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तक, और बनवासी कल्याण परिषद तक, और दुर्गा वाहिनी तक, अरविंद जी जानते हैं सबको, मुस्कुरा भी रहे हैं। जितने 1000 लोग वहां थे, वो लोग 100 वोट भी डलवाते ना, तो 8 लाख वोट से जीत होती बनारस में। देखिए अमिताभ जी, विधानसभा चुनाव में की बात करूं जो आएगा 2027 में, तो आप ये मानकर चलिए कि योगी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बड़ी और अच्छी है, और जिस तरह से हिंदूवादी छवि और कट्टर प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं, और जो लोकप्रियता है उनकी लोगों के अंदर, वो निश्चित रूप से 2027 में जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देख लीजिएगा पिछला भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। निश्चित रूप से मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी कुछ कमियां रह गई थी, और मैंने 2-3 कमियों का कारण भी बताया आपको, और निश्चित रूप से हम समीक्षा करेंगे और ये त्रुटियां बिल्कुल दूर कर ली जाएगी, क्योंकि संगठनात्मक रूप से हम बहुत मजबूत पार्टी हैं, और ये संगठन की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। रत्नाकर भाई, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, अब थ्योरी का समय चला गया, अब तो कट्टू कट सवाल, कट्टू कट उत्तर, जब प्रचार थोड़ी चल रहा है। एक मिनट, भूपेंद्र चौधरी अपनी सीट नहीं जिता पाए जहां से वो जहां के रहने वाले हैं। संगठन मंत्री धर्मपाल अपनी इलाका नहीं जिता पाए।
ये छोटे लोग हैं। रत्नाकर क्या भाजपा हार गई समझ में आता है। ये छोटे हैं और ये छोटे पर बड़ा कौन है भैया? ये तो समझ, इसमें एक मिनट, इसमें कौन सी समीक्षा होगी गुप्त दरवाजा बंद करके? इसमें क्या समीक्षा होगी? 16 मंत्री ऐसे हैं जिनके यहां भाजपा हार गई, 8 मंत्री ऐसे हैं जिनके बूथ पर भाजपा हार गई। अरविंद सिंह जी, काहे की समीक्षा होगी? मैं आपको बता दूं जी कि इस बार जो टिकट जो दिया गया था, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं पहले वाला सेंटेंस। कहीं ना कहीं कैंडिडेट सिलेक्शन में हम लोगों ने जो प्रक्रिया अपनाई थी वो प्रक्रिया में त्रुटि रही। और दूसरी चीज, जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो लेकर चलना चाहिए उसमें भी त्रुटि रही, ये भी मैं कहना चाहूंगा। मैं आसपास के पूर्वांचल के कई जिलों में मैं समीक्षा कर चुका हूं अमिताभ जी। मैं आपको कुछ ऐसे जिले बता दूंगा जहां पे कैंडिडेट को टिकट दिया गया था लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं को उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं रहती, जबकि उससे उनसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट जो है उस लोकसभा क्षेत्र में थे। तो यही मैं कहना चाहता हूं, कैंडिडेट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा कारण था जो हमें फिर से ठीक है रत्नाकर, और करना होगा। लेकिन मैं आपको बनारस का गणित समझा देता हूं। एक मिनट, अभी नहीं, दोबारा आएंगे सिर्फ 10 सेकंड लगेगा। नहीं, एक मिनट नहीं, अभी नहीं। आपने कैंडिडेट गलत चुने या आप विपक्ष के प्रचार का काउंटर नहीं कर पाए, इसमें तो आप ही की गलती है ना। इसमें पड़ोसी की जिम्मेदार थोड़ी ठहरा देंगे भाई। आपके उम्मीदवार सपा ने तो तय करके भेज नहीं दिए थे। विजय राठी जी, भाजपा कह रही है कि ज्यादा लड्डू न बांटो, 27 में हम बाउंस बैक करेंगे। वो तो खैर अमिताभ जी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के हाल पे मैं ये पूछना चाहता हूँ रत्नाकर भाई से कि गलत कैंडिडेट अगर चुन लिया आपने, तो जैसे स्मृति ईरानी, मुझे लगता है वो गलत चुन लिया आपने। हमारे पड़ोस में ही समझिए, हमारे क्षेत्र के संजीव बालियान जी गलत चुन लिया आपने। तो ऐसे बड़े बड़े नाम जो आपके शायद गलत कैंडिडेट आपने चुन लिए थे, अगर किसी और को चुनते तो जीत जाते। एक आधा नाम बताइए आप कि जो सीट आप हारे हैं वो क्या गलत कैंडिडेट थे, एक बार बोलिए जरा। जो कैंडिडेट हारे वो गलत थे, एक बार बोल दो, सबको पता चल जाएगा कि वो लोग लड़ने लायक, चुनाव लड़ने लायक नहीं थे। वो काम ही नहीं किया उन्होंने कुछ। हम भी तो ये बोल रहे थे। सुन लीजिए, कब से ये बोल रहे हैं पूर्वांचल, हम तो पूर्वांचल ये बोल रहे हैं। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा हिट लगा है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा चलो, चार नाम पूर्वांचल के बता दो जो गलत आज पूर्वांचल की 13 सीटों में आपने उन्होंने काम नहीं किया। हम कब से कहते आ रहे हैं कि ये लोग काम नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में। हम तो कब से बोल रहे थे पर्टिकुलर कि इन लोगों ने काम नहीं किया। की बात नहीं कर रहा हूं, आप मैं रायबरेली की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूर्वांचल की 13 सीटों का सिलेक्शन जो हुआ किसी एक कैंडिडेट का नाम लीजिए, आप अपनी बातों को नकार रहे हैं। और देखिए कितनी विनम्रता से हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे कैंडिडेट गलत चुन लिया। मैं आपसे एक कैंडिडेट का नाम पूछ रहा हूँ जो आपने गलत चुना, तो उसको एक कैंडिडेट का नाम बता दीजिए ना कि वो आपने गलत चुना। स्मृति ईरानी जी को गलत चुना ना आपने। स्मृति ईरानी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पूर्वांचल की 13 सीटों की बात कर रहा हूं। जी को मैं पूर्वांचल की 13 सीटों की बात कर रहा हूं। हम यहाँ पे हारे हैं, बताइए। हम यहाँ पे ज्यादातर सीटें हारे हैं। चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वाराणसी को छोड़ करके आसपास की जो सीटें हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। करके भेजना चाहिए था। ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनाव लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था? बताइए, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था ना? आपके हिसाब से मना करिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए था? लेकिन घोसी की आप तो कह रहे हैं कैंडिडेट चाहिए था, ये भी प्रश्न मार्क है। और सीट बताइए, और सीट बताइए, और कोई चीज बताइए। आप अपनी मर्जी से कोई चीज पूछ लीजिए ना, अपनी मर्जी से कोई चीज का नाम बताइए। झूठ फैलाने अपनी मर्जी कुछ नहीं होने वाला है। अपनी मर्जी से किसी सीट का नाम बताओ कि सीट पर हमने गलत आदमी दिया, क्योंकि आप लोगों की सीटें बड़ी हैं, बताना चाहते हैं। हमारी सीटें घटी हैं। भाई आप नाम बताना चाहते, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी पार्टी में गलत कैंडिडेट कौन था उसका नाम बताओ आप। से दूर करेंगे। और अगर गलत काम शुरू से कहते रहे कि आपके लोग विकास नहीं करते, आप लोग काम नहीं करते, आपके लोग पेपर नहीं करते। रत्नाकर भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। ठीक है, रुक जाइए। तकी भाई आपको बता रहा हूं, रत्नाकर जी रुक जाइए। मसला इतना सरल नहीं। गलत सही की बात तो तब होगी, पहले ये तो देख ले 8 केंद्रीय मंत्री और 1 राज्य का मंत्री, क्या 9 तो मंत्री हार गए। अब ये तो गलत उम्मीदवार नहीं थे। साध्वी निरंजन हार गई, महेंद्र पांडे हार गए, स्मृति ईरानी हार गई, भानु प्रताप वर्मा हार गए।
ये छोटे लोग थे, ये मंत्री रहे 5 साल भाई, और कुछ तो पहले भी रहे थे, मोदी पार्ट 1 में भी महेंद्र पांडे और स्मृति ईरानी, ये लोग। अब इनको ये ठीक कह रहे विजय राठी भाई, ये लोग तो गलत उम्मीदवार नहीं हो सकते ना जो मंत्री थे। खैर तकी साहब, केजरीवाल जी की मुझे चिंता है, उन्होंने एक यही लक्ष्मण रेखा खींची थी कि हमारी सरकार बन जाएगी, हम आपकी बात मान लेते हैं, दिल्ली ना सही, उन्होंने पूरे देश के लिए कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं जेल से आज़ाद हो जाऊंगा, नहीं बनेगी तो फिर मैं जेल में रहूंगा। अब तो कार्ड आ गया शपथ ग्रहण का 9 तारीख को शाम को 6 बजे। क्या इसका अर्थ माने कि तजहु आस निज गृह गृह जाऊ? नहीं, अब देखिए अरविंद केजरीवाल कम हो गई। अरविंद केजरीवाल ये बात पहले कह चुके हैं कि वो एक कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त व्यक्ति हैं और भगत सिंह से इंस्पायर्ड हैं। तो जेल आना जाना, जब सत्य के लिए लड़ते हैं आप, झूठ के खिलाफ लड़ते हैं तो लगा रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की वो चमक चली गई, वो फीके प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक भी रहेंगे आने वाले सालों में। अब बीजेपी इस ग्राफ से तो नीचे जाएगी, इससे ऊपर तो बीजेपी आने वाली नहीं। ये आप लिख लीजिए, जितनी भी सीटें बीजेपी की आई हैं, ग्राफ इससे नीचे जाएगा, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि जो झूठे वादे किए गए थे पूरे नहीं होंगे। अब जो मोदी जी की आवाज में वो बात नहीं होगी, वो भारीपन नहीं होगा, जो गरजते थे उस तरह गरज नहीं पाएंगे। अब वो दबे दबे शेर की तरह, फीके पड़े व्यक्ति की तरह, प्रधानमंत्री की तरह कार्यकाल जो भी है बचा हुआ पूरा करेंगे। और आगे देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। नहीं ठीक, अभी तो कार्यकाल बचा नहीं, अभी तो कार्यकाल शुरू होगा परसों से। भैया आप अभी बता दे रहे बच्चा कर रत्नाकर जी, वो कह रहे हैं कि अब बदले बदले से मेरे सरकार नजर आएंगे। रत्नाकर जी छोटी सी टिप्पणी, समय कम। शायद ये भूल जा रहे हैं कि अभी भी जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया है और हमने 240 सीट जीते हैं। तो हमारे में जो मैंडेट कैसे हो गया? जहां सीटें बढ़ी वहां मैंडेट हुआ है। आपकी सीटें जितने 293 को एनडीए का मैंडेट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए भाई साहब। अगर एनडीए प्री पोल जो अलायंस हुआ है हमारा, वो अलायंस हमारा जीतता है, और 293 सीट हासिल करता है, 272 से 21 सीट ज्यादा हासिल करता है। फिर भी आप लोग 99 सीट कांग्रेस पार्टी जीत करके और लड्डू बांट रही है। मैं तो कहूंगा कि रोज 99 सीट जीते, हर बार 99 सीट जीते कांग्रेस पार्टी, हर बार लड्डू बांटे। हमने मैंडेट फटाफट दिया है और इस मैंडेट से हम 5 साल शासन करने वाले हैं। आप लोग घबराइए और मोदी जी की सरकार के हाथों में आ गई। चंद्रबाबू नायडू नीतीश किस करवट बैठेंगे अब देखते आइए अभी आप। अच्छा ये बताइए, 13-14 लोगों को संभाल के आप सरकार 2 लोग पूरी सीटें एमपी की सरकार के साथ क्या बनाया आपने? कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं था, आपको रिश्ता चाहिए था। मोदी जी को तो ऐसी सरकार को नुकसान हुआ है, आप बताइए ना। छूना चाहिए, रहना चाहेंगे कि नहीं रहना चाहेंगे? ये भी सरकार का नशा लग चुका है। अब फीकी सरकार कहाँ चलेगी? ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। अच्छा, राजनीति भी कितनी विचित्र चीज है। इंडिया गठबंधन जो खुद कई दलों का एक समन्वय है, वो नरेंद्र मोदी को सलाह दे रहा है कि आपको इसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। ये सियासत ही तो है भाई। मान लीजिए अभी 25-30 सीट इनकी और आ जाती इंडिया गठबंधन की, तो ये सरकार बना रहे होते, 40 सीट आ जाती आगे, ठीक। तो ये क्या अपनी बहुमत की सरकार बनाते? इनके पास तो 99 थे, कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ी पार्टी थी। आप समझिए, वो ठीक है, लेकिन 244 सीट वाली भाजपा बोले मोदी को सरकार नहीं बनानी चाहिए। क्यों भाई? और ताकि अपने एक चीज में याद दिला दूं, शायद लोगों को स्मरण नहीं हो, ताकि साहब सुन लो, आगे काम आएगी। अभी तो बहस चलेगी राठी साहब आपके भी। 1984 अंतिम वर्ष था। रत्नाकर भाई आप भी सुन लीजिए, आपके काम आएगी विपक्षियों से लड़ने में ये बात। 1984 भारत के इतिहास में अंतिम वर्ष था जब कांग्रेस को 272 यानी बहुमत के बेंचमार्क या उससे अधिक सीटें मिली, ठीक। 414 मिली थी। इंदिरा जी की हत्या के बाद संवेदना पर जो चुनाव हुआ, सहानुभूति पर। 84 के बाद से अब तक कितने साल हो गए?
40 तकी साहब 40 साल हो गए, कांग्रेस ने अब तक अपने 272 नहीं देखे अपनी आंखों से ना। ये आंकड़ा पता है कि नहीं? बहुतों की तो उम्र 40 साल नहीं होगी। नहीं, कांग्रेस ने 40 वर्षों में अपने 272 नहीं देखे। सरकार उसने कई बार बनाई, लेकिन 272 नहीं देखे। तो कांग्रेस को क्या अधिकार है फिर भाषण देने का? कांग्रेस को क्या अधिकार है भाषण देने का? आपने तो 40 साल से 272 देखे ही नहीं, कैसे होते हैं? और सरकार में तो आप रह लिए, नरसिंह राव रहे और 10 साल मनमोहन सिंह रहे, 15 साल इसी 40 साल में रह लिए कि नहीं रह लिए, बिना 272 के। राठी साहब, है ना मजे की बात? ये काम आएगी, ये आंकड़ा विचित्र है, इसलिए ये कहना ठीक नहीं। नरसिंह राव की सरकार ने कितने संख्या पर शपथ ली थी बताइए? जब वो शपथ ले सकते हैं तो भाजपा सरकार क्यों नहीं बना सकती? सरकार का बेंचमार्क 272 है ना, बात खत्म हो गई। मैं इस बहस में भी नहीं आज पढ़ना चाहता कि सरकार चलेगी नहीं कि चलेगी कि नहीं चलेगी। भारत ने गठबंधन सरकारों का एक लंबा युग देखा है। इंदिरा जी के समय में भी, यह भी कम लोगों को स्मरण होगा, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी उस वक्त उनको वाम दलों का समर्थन हासिल था। पंडित जी का कार्यकाल छोड़ दीजिए, इंदिरा जी का कुछ कार्यकाल छोड़ दीजिए, राजीव गांधी का वो इंदिरा जी की हत्या के बाद वाला कार्यकाल छोड़ दीजिए 414, उसके बाद तो जितनी सरकारें रही 2014 से पहले वो सब गठबंधन की रही है। बीपी सिंह, चरण सिंह, देवी गौड़ा, गुजराल, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सब गठबंधन की नहीं मित्र। तो सबको खारिज कर देंगे? गठबंधन खराब चीज नहीं है। भारत विविधता वाला देश है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी सारे देश के भाव का प्रतिनिधित्व अच्छे से कर पाई, जरूरी नहीं, इसलिए क्षेत्रीय दल हुए। मैं क्षेत्रीय दलों को खारिज नहीं कर सकता, वो इधर भी हैं वो उधर भी हैं। नीतीश जी आज खराब हो गए, कल अच्छे थे जब इंडिया गठबंधन बना रहे थे। नहीं, गठबंधन अब मूल पार्टी 240-42 जो भी है वहां तक भी कांग्रेस बहुत रेयर शायद पहुंची हो, मुझे नहीं याद, चार से कभी पहुंची होगी इन 40 वर्षों में। उससे कम संख्या पर उसने सरकारें बनाई और चलाई, इसलिए वो विषय नहीं। हाँ, लेकिन मूल आज का जो हम लोगों ने विषय रखा था वो भी महत्वपूर्ण है कि जब देश में वोट हो रहा था, उत्तर प्रदेश में मतदान के कई चरण बाकी थे, तब जब ये बात उठी कि योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की साजिश हो रही है, तब उस बात का उतना ही जोरदारी से खंडन होना चाहिए था। राजनीतिक समझ ये कहती है, अन्यथा स्वाभाविक तौर पर उससे होने वाला नुकसान आपको झेलना होगा। जो व्यक्ति चाहता है कि भाई हम इस नेता के अनुयायी हैं, इस नेता के फॉलोअर हैं, वो सोचेगा जब इनको हटाने की बात हो रही तो हम काहे को जाएं। ये सामान्य समझ की बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, कहा गया कि विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर दलितों को भ्रमित किया। मेरा काउंटर है, प्रतिप्रश्न है कि विपक्ष जब दलितों को, मान लें आपकी बात, भ्रमित कर रहा था, तो आप दलितों को समझाने क्यों नहीं गए उनके घर? जाना चाहिए था ना। वो भ्रमित कर लिए, आप क्या कर रहे थे? आप चिंतन बैठक में थे कि समीक्षा बैठक में थे? आपको भी जाना चाहिए था। चुनाव में यह तर्क नहीं चल सकता, चुनाव के बाद परिणाम में, कि दूसरों ने भ्रमित कर लिया। जब विपक्षी दल ऐसा भाजपा के लिए कहते थे कि जनता को गुमराह कर लिया, तो मैं उनसे कहता था कि आप क्या कर रहे थे?
आप लूडो खेल रहे थे। 2014 में और 19 के दोनों परिणामों में विपक्षी दलों ने ये कहा कि भाजपा ने जनता को गुमराह कर लिया, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक। तब भी मैंने यही प्रश्न खड़ा किया कि आप लूडो खेल रहे थे, जब ये गुमराह कर रहे थे आप क्यों नहीं काउंटर करने गए। आज वही बात मैं भाजपा से कहता हूं, भारत की महान जनता को कोई माई का लाल गुमराह नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। और अगर किसी ने गुमराह करने की कोशिश की तो आपको काउंटर करना चाहिए था। और इन सब के बीच में एक बड़ा प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी ने जीत कैसे हासिल की, भाजपा की समीक्षा का विषय यह भी होना चाहिए। लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में आप अपने प्रतिद्वंदी से और उसकी रणनीति से भी सजग तौर पर जुड़े रहें। कैसे जीत हासिल की, क्या रणनीति थी, और उसका काउंटर क्यों नहीं कर पाई भाजपा। और फिर अंत में व्यक्तियों की बात आती है कि जो लोग 15-16 मंत्री, रत्नाकर भाई, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में, उनके बूथ पर भाजपा हार जाए तो ऐसे लोगों को फिर मंत्री क्यों रहना चाहिए। नहीं, सारी जिम्मेदारी कार्यकर्ता की नहीं हो सकती ना। कार्यकर्ता तो धूप में घूम ही रहा है, मंत्री जी की भी कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी। और जब आप प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन मंत्री हो, ऐसे बड़े पदों पर हो, तो आपके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी आती है कि कम से कम आपके इलाके से, आपके मोहल्ले से, आपके क्षेत्र से भाजपा जीते। वहां से भी हार जाए तो समस्या पैदा होती है। इस प्रश्न को जब इस सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तब इसका कोई आप समीक्षा में काउंटर निकाल पाएंगे, तोड़ निकाल पाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं एक विज्ञापन के लिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Kamala, please don't say no, baby. Kamala. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान इस प्रचार से भाजपा का नुकसान अवश्य हुआ होगा। उसका क्वांटम कितना है वो भाजपा समीक्षा में निकाले कि योगी आदित्यनाथ हटाए जा सकते हैं। इस प्रचार ने, राजनीतिक प्रचार ने, विपक्षियों के प्रचार ने, प्रचार कहिए या भाजपा उसको दुष्प्रचार कहे, जो भी कहिए, उससे भाजपा को वोट के स्तर पर नुकसान हुआ। इतने संवेदनशील मसले को जिस ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए था वैसा भाजपा की लीडरशिप नहीं कर पाई। ऐसे नाजुक मसले पर जब कोई आक्षेप हो, कोई आरोप हो, कोई शगुफा हो, तो उसका तत्काल प्रभाव से उतना ही सर्वोच्च स्तर से खंडन आना चाहिए था। अगर इसका खंडन उस वक्त आ गया होता जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, उसका खंडन अगर उसी वक्त भाजपा की सर्वोच्च त्रिमूर्ति से आ गया होता तो ये बात शायद हमेशा के लिए समाप्त हो जाती।
आज संजय राउत जो कह रहे हैं ये केजरीवाल वाले मसले का ही एक्सटेंशन है। ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि इस ढंग के खतरनाक राजनीतिक प्रचारों से कैसे निपटा जाना चाहिए। ये भाजपा को खोजना होगा और तय करना होगा। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.